इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मर्विन मॉरिस का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस पोएम लिटरेरी इवनिंग जमाइका। इस पोएम को ये पोएम बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है, जहाँ एक तरफ इंग्लिश और वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न पोइट्री, वेस्टर्न कल्चर है, और एक तरफ जमाइकन, कैरिबियन, वेस्ट इंडियन कल्चर, वेस्ट इंडियन पोइट्री है। तो दोनों पोइट्स के बीच में यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट रखा गया है, दोनों मानसिकताओं के बीच में यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। और मर्विन मॉरिस ये दिखाते हैं कि कैसे जो अपकमिंग कैरिबियन पोइट्स हो, जो नए उभरते हुए सितारे हैं, वो लोग को कितना पावरफुल, कितना बॉयंट इमेजरी है, और इन कंपैरिजन टू लार्किन और डीजे एनराइट और ऐसे ही थोड़ा सा जो लेट मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स थे, उनके मुकाबले में ये लोग कितने बेहतर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल सप्रेशन का वजह से, जो एक तरीके का इंपीरियलिज्म है, उस वजह से कैरिबियनिज्म को हमेशा छोटा नज़र देखा गया है, नीचा नज़र से अंडर एस्टिमेट किया गया है। इसका वो एक दास्तान उठा के रहते हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन अ डस्टी ओल्ड क्रम्बलिंग बिल्डिंग जस्ट फिट फॉर रैट्स एंड मच टू लार्ज फॉर प्रीशियस पोइट्री सर्कल्स। तो हम लोग का जो पोएम है वो शुरू हो रहा है एक बहुत ही पुराना सा बिल्डिंग में। कैसा बिल्डिंग है? धूल भरा है, डस्टी, क्रम्बलिंग यानी कभी भी टूट करके गिर पड़ेगा वैसा एक बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रैट्स, चूहों के लिए ही उपयुक्त है। बट एकदम एबंडेंट बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे चूहे चुंदर वगैरह दौड़ते रहते हैं, कोई रहता नहीं है, वैसा एक भूताहा जो बिल्डिंग है, उसमें किस चीज़ का आयोजन किया गया है? पोएट्री रीडिंग का। शुरुआत में ही इतना शॉकिंग एक इमेजरी हम लोग को देखने को मिलता है, और यहाँ खुद बोल भी रहे हैं कि मच टू लार्ज फॉर प्रीशियस पोइट्री सर्कल्स। तो बहुत ही महंगा, महंगा इन द सेंस कल्चरली रिच, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री रीडिंग। ये तो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड बात है ना, कल्चरल बात है। तो इस चीज़ को अच्छा एक जगह में अनुष्ठान करना चाहिए, ना कि ऐसा भुताहा पुराना टूटता हुआ बिल्डिंग में। तो फिर भी इसको वैसा बिल्डिंग में अनुष्ठान किया गया है। इसका मतलब क्या है? यह कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि जो जमाइकन या जो कैरिबियन जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है एट प्रेजेंट ड्यू टू कॉलोनियलिज्म, और उसका खिलाफ आप इंग्लिशमैन का या वेस्टर्न का जो ऑप्युलेंस है, उनका जो समृद्धि है या उनका जो कल्चरल रिचनेस है, इसको एक स्टार कॉन्ट्रास्ट की तरफ से दिखाया गया है। द कल्चरल फैंस सैट स्कैटर्ड इन द फर्स्ट 10 rows लिसनिंग फॉर इंग्लिश पोइट्री। अब क्या है कि कल्चर फैंस मतलब जिनको कल्चर बहुत पसंद है, जो पोइट्री सुनने आए हैं, यही पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग में जो पोइट्री रीडिंग का आयोजन किया गया है, वहीं में वो लोग आए हैं सुनने, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ पहला 10 रो में इधर उधर स्कैटर्ड यानी बिखर करके बैठे हुए हैं, लिसनिंग फॉर इंग्लिश पोइट्री। उन लोगों को इंग्लिश पोइट्री सुनना है। अब आज का ये जो पोइट्री रीडिंग आयोजन किया गया, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट में इंग्लिश कुछ पोएट्स का पोएम रीड किया जाएगा, और दूसरा पार्ट में जो लोकल पोएट्स यानी जमैकन जो पोएट्स है, ठीक है, उन लोगों का लिखा हुआ पोइट्री रिसाइट किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो पहले सीट में बैठने के लिए आए हैं वो इंग्लिश पोइट्री सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उनका नंबर काफ़ी कम है। यहीं से पता चलता है कि सोफिस्टिकेटेडनेस का प्रति एक कमी है, और इंग्लिशनेस का प्रति एक कमी है, क्योंकि वो कॉलोनियल पावर से उससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसके लिए है? नेटिव के लिए, अपना स्वदेश का कविता के लिए। जियोफ रीड लार्किन ब्यूटिफुली एंड राइट टू, एंड माइकल सॉन्डर्स टॉक बिटवीन द पोएम्स। अब जियोफ एक लड़का है जो आपका पोइट्री रीड करता है। वो पहले, क्योंकि पहले इंग्लिश पोइट्री रीड किया जा रहा था, तो वो लार्किन, फिलिप लार्किन का पोइट्री को बहुत सुंदर से रीड करता है। डीजे एनराइट, ये भी एक मूवमेंट पोइट थे लार्किन के साथ, तो इनका पोइट्री को भी जियोफ बहुत बढ़िया तरीके से रीड करता है। और माइकल सॉन्डर्स है एक कमेंटेटर, आप कह सकते हैं विचारक या कमेंटेटर, जो पूरा शो को होस्ट कर रहे हैं, और इंग्लिश पोइट्री रीड करना और कैरिबियन पोइट्री रीड करना, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, और दोनों का बीच में अपना कमेंट पास करके कौन कैसा रीड किया, और इन पोइट्स के बारे थोड़ा वो बैकड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोले? आई डोंट से दे आर वंडरफुल, ही सेड, एंड वुड नॉट से दैट एनीबडी सेज दे आर ग्रेट। ये कमेंट जो है वो पास कर रहे हैं फिलिप लार्किन और डीजे एनराइट का बारे, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी वंडरफुल थे, काफ़ी ग्रेट थे, और ये भी नहीं कहूँगा कि कोई उनको बहुत ग्रेट कहता है। ये क्यों बोला गया? इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि मर्विन मॉरिस ने जब ये पोएम लिखा था, उस समय या आसपास का 1950s के समय में लार्किन और डीजे एनराइट का पोइट्री भी चलता था, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं माना जाता था। तो ये सत्यता बताया गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब कंटेम्प्रेरी पोइट्स अभी में जो जो पोइट्स अच्छा कर रहे हैं उनमें से है, तो दे आर ओके, दे आर गुड, बट दे आर नॉट दैट मच ग्रेट। और ये सिर्फ मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, बाकी सारे आदमी भी यही सोचते हैं। तो ये एक शेयर्ड ओपिनियन है, ठीक है ना। एज टू फेयर इंग्लिश पोइट्स राइटिंग नाउ इट इज, हालांकि मैं उनको दोनों ठीक ठाक अच्छा इंग्लिश पोइट बोलूँगा जो आजकल लिख रहे हैं,
They are anti-gesture, anti-flatulence. They speak their quiet honesties without pretense. तो वो लोग जेस्चर के अगेंस्ट है, फ्लैचुलेंस के अगेंस्ट है। जेस्चर मतलब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना या बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेटिव वे में बोलना, रिटोरिकल वे में बोलना, ये उन लोगों को पोइट्री में नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, फ्लैचुलेंस यानी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ठीक है, पॉम्प एंड स्प्लेंडर का साथ बहुत ज़्यादा दिखावा करना, वो नहीं है। और क्या है कि वो अपना जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है वो एकदम क्वाइटली बोल जाते हैं, सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, बगैर कोई डिस्क्रिप्शन के या ओवर एस्टिमेट करके। ठीक है, ये है माइकल सॉन्डर्स का ओपिनियन फिलिप लार्किन और डीजे एनराइट के बारे। तो ऑल इन ऑल वो इंग्लिश पोइट्री को अच्छे से ही तय करते हैं, अच्छे से ही उसको एनालाइज करते हैं। द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द इवनिंग्स प्रोग्राम वाज पोएम्स बाय लोकल्स अंडर ग्रेजुएट्स। अब बाकी जो हिस्सा था और पूरा प्रोग्राम का जो ज्यादातर हिस्सा था वो किसके लिए था? लोकल पोएट्स के लिए, जो जमैकन लोकल पोएट्स है, और उनमें से ज्यादातर ही अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो नया नया पोएट्री लिख रहे, उभरते हुए स्टार है वो लोग। ठीक है, सम कोर्स, सम वाइल्ड एंड मैनी वायलेंट। अब आप देखिए कि माइकल सॉन्डर्स ने फिलिप लार्किन और डीजे एनराइट का पोएम को किस तरीके से नवाजा था, और अब ये लोकल पोइट्स को किस तरीके से स्लैम कर रहे, किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे। वो लोग का पोइट्री कैसा है? कोर्स है, कोर्स यानी बहुत रफ, जिसमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, डिसेंसी नहीं। वाइल्ड, बहुत ही ज्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज्यादा उसमें इमोशन भरा है, उसमें कोई मतलब क्या बताए, डिसेंसी नहीं है। ठीक है, एंड मेनी वायलेंट, और बहुत ज्यादा हिंसा भी उसमें है, बहुत ज्यादा वो हिंसक है। ऑल ब्लडी विद द स्ट्रेन्स ऑफ रेप एंड चाइल्ड बर्थ, स्क्रीमिंग हॉट कर्सेस ऑफ एंटी स्लेवरी। तो इनका थीम जो क्या है, अब हम लोग आ जाते हैं इसका थीम में। क्या क्या थीम है? रेप, चाइल्ड बर्थ, एंटी स्लेवरी। तो ये कंटेम्प्रेरी जो सोशियो इकोनॉमिकल हालत है, जो कॉलोनियलिज्म से परेशान है कैरेबियन आदमी, ठीक है, जमैका का आदमी जो अत्याचार से, औपनिवेशिक अत्याचार से वो लोग परेशान है, रेशियल इनइक्विटी से वो लोग परेशान हैं, कि जो वाइट मैन है वो लोग खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, जो ब्लैक है उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको नीचा समझते हैं। ठीक है, और कितना ज्यादा दरिद्रों पे, पुअर पे रिच कितना ज्यादा अपना फंदा कसे हुए हैं, कितने। और ये सही बात है, ये जो वो रेप के बारे बताते हैं या स्लेवरी के बारे बताते हैं, ये बहुत ज़्यादा सच था। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ये बर्निंग इश्यूज थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थे कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज का बारे, उन लोगों को, उन चीज़ को जो मुद्दे सोसाइटी में थे उन लोगों को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे थे। जबकि फिलिप लार्किन और डीजे एनराइट का पोएम में कंटेम्प्रेरी मुद्दा लेके कोई बात नहीं था। और क्या वो लोग, कुछ लाइन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग कैसे कैसे अपना पोएम में डिस्क्राइब किया है। डाउन विद द लाइनी बास्टर्ड्स, अप द ब्लैक्स, क्राइस्ट लेट अस टीयर द पेंटेड पेपर ऑफ ऑल द ब्लास्टेड क्रैक्स। तो लाइनी बास्टर्ड का मतलब यहाँ पे किसको एक तरीके से मतलब क्रिटिसाइज या गाली दिया गया है? इंग्लिशमैन को, जो कॉलोनाइजर है उनको, कि तुम लोग सबसे ज्यादा बुरे हो, तुम लोग का वजह से ही आज हम लोग का यह हालत है, तुम लोग यहाँ से हटो, यहाँ से दूर जाओ, हम लोग का कंट्री है, हम लोग का कल्चर, इसको पोल्यूटेड करने मत आओ। अब द ब्लैक्स, जो ब्लैक कम्युनिटी है उसका अब अपलिफ्टमेंट होगा, वो अब आगे बढ़ेंगे। क्राइस्ट लेट अस स्टीयर द पेंटेड पेपर, यहाँ पे अब एक रिलीजियस गुहार भी लगाया जा रहा है, जीसस क्राइस्ट को इन्वोक किया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है। क्या बोला, क्या प्रे किया जा रहा है? कि जितना भी पेंटेड पेपर है, जितना भी रंगीन बाहर का कवरिंग्स है, जिसको देकर के ढका गया है, अंदर का छोटे छोटे क्रैक्स को, ब्लास्टेड क्रैक्स, क्रैक्स मतलब यहाँ इश्यूज, जो सोसाइटी में बर्निंग इश्यूज है उसको ढकने के लिए बहुत सुंदर सुंदर ऊपर से आवरण दिया जा रहा है। एक तरीके से यहाँ किसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? फिलिप लार्किन और डीजे एनराइट का जो एक तरीके से डिस्टेंट पोएट्री है, सोशल इशू से हटके जो पोएट्री है, ठीक है, या जो एक तरीके से वेस्टर्न मानसिकता ही है, जो अपना कॉलोनीज का सोशल इश्यूज लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं है, वो बस अपना इन्फ्लुएंस लेके, अपना प्रॉस्पेरिटी को लेके वो लोग मगन हैं। तो इस चीज को तोड़ देना है, ये जितना भी झूठा दिलासा है जो सोशल इश्यूज को रोक रहा है उसको तोड़ देना है, और ऐसे ही तोड़ करके अपने बुलंद आवाज में ये सोशल इश्यूज को लेके आगे बढ़ना है, जैसे कि यंग ब्लैक पोएट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे मर्विन काफी खुश है, वो अप्रिशिएट कर रही है इन लोगों को। The more I heard, the more seemed a pretty rotten choice to read as Larkin. अब वो बता रहे हैं कि जितना ये नया पोएट्स का पोएम वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा उनको ये समझ में आ रहा है कि कितना बेकार सा सड़ा हुआ फालतू चॉइस था लार्किन को पढ़ना हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लार्किन का स्टाइल जो है, लार्किन का पोइट्री का थीम जो है, वो कहीं भी हम लोग यानी द कैरिबियन और द जमैकन माइंडसेट को मैच नहीं करता है। कैसे? वो अब उसका एग्जांपल दे रहे हैं। डल मैनर्ड, स्केर्ड, रिग्रेसिव फिल, फिल यानी फिलिप उनका नाम, उसको छोड़ करके फिल बताया गया है।
डल मैनर्ड मतलब उनका जिस तरीके से वो पद्धति से वो पोएम लिखते हैं वो काफ़ी डिसइंटरेस्टिंग है, डल है, उसमें कोई जान नहीं है, स्केर्ड, वो काफ़ी डरे हुए तरीके से लिखते हैं, अपना कोई इश्यूज को लेके बोल्डली सामने आने का करेज उनमें नहीं है, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव इन द सेंस बैकवर्ड जाने वाला, फॉरवर्ड आने के वगैरह अपना चिंता को सामने तरफ लेके जाए के बजाय वो हमेशा पीछे तरफ भागते हैं, वो कभी कोई चीज़ लेकर के प्रतिवाद नहीं करते या आगे नहीं आते, सेइंग नो टू एवरीथिंग और सून नॉट येट। तो तीनों रिस्पॉन्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि या तो वो हर चीज में ना कर देते हैं, या तो बताते हैं कि ठीक है जल्दी, या तो फिर बोलते हैं अभी नहीं। मतलब क्या, ये एक तरीके से खुद को विदड्रॉ कर लेना हुआ। कोई भी सिचुएशन या कोई वो थीम को लेकर अगर लार्किन अपना पोएम में डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा उनका एक पेसिमिज्म रहता है, हर चीज को वो एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं, हर चीज को वो ना कर देते हैं, मना कर देते हैं, या फिर राइट नाउ कोई भी इमीडिएटली एक्शन वो नहीं लेते, हर चीज को डीले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। ये एटीट्यूड बिल्कुल भी मॉरिस को पसंद नहीं आया। So many bulging poets must have blushed and wondered where the hell they have ever get with noisy poems, brash, self-conscious, colorful. अब क्या बता रहे हैं कि इतने सारे जो बल्जिंग पोएट्स है, बल्जिंग का मतलब होता है स्वेलिंग, भरा हुआ होना। किस चीज से वो लोग भरे हुए हैं? जोश से भरे हुए हैं, उम्मीदों से भरे हुए हैं, पोटेंशियलिटी से भरे हुए हैं, इनमें काफ़ी टैलेंट है आगे जाने का, इनमें काफ़ी जोश है कि समाज का जितना भी खराब अंधा चीज़ है, खराब चीज़ है, उसको तोड़ के आगे बढ़ने का। तो ये जो पोएट्स है ना, ये ज़रूर लार्किन का इतना प्रशंसा सुन के और लार्किन का पोएम सुन के खुद ब्लश किए होंगे, ब्लश इन द सेंस वो लोग को शर्म आया होगा, एंड वंडर, और वो लोग सोचे होंगे व्हेयर द हेल दे वुड एवर गेट, कि कहाँ पे वो लोग जाएंगे, वो लोग तो राह भटक गए हैं। उन लोगों का पोएम को, वो लोग, उन लोगों का मतलब ब्लैक पोएम को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? नॉइजी पोएम। आप देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब जो सॉन्डर्स थे वो क्या बोले थे फिलिप लार्किन के पोएट को? क्वाइट ऑनेस्टीज, वो निशब्द था, साइलेंट था। ये पोएम कैसा है? नॉइजी है, यह हर चीज को बुलंद आवाज लेकर के आगे बढ़ रहा है। और क्या है? ब्रैश, ब्रैश यानी एरोगेंट, ठीक है। ये एरोगेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सब चीज को आगे लेके आया जा रहा है, ठीक है, कि हम, मेरा जो तकलीफ है एज अ कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी का प्रॉब्लम को ऊपर उठा के लेके आया जा रहा है, बाकी किसी का बात सोचा नहीं जा रहा। तो इस लिहाज से इसको एरोगेंट बताया गया। हालांकि ये नेगेटिवली नहीं, इसको पॉजिटिवली पेंट आउट किया है। सेल्फ कॉन्शियस, खुद को लेके कॉन्शियस, अपना पूरा कम्युनिटी को लेके कॉन्शियस, अपना पूरा सोसाइटी को लेके कॉन्शियस कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। कलरफुल, और इसमें कलर्स है, कितने सारे कलर्स इन द सेंस कितने सारे इसमें इमोशंस है, कितना सारा जान इसमें पनप रहा है, कितना ये लाइवली है, कितना ये पावरफुल है। ये पोएम सुन के ही कोई एकदम हिल जाएगा अंदर से, उसको इंस्पिरेशन आ जाएगा, कुछ कर उठेगा वो। फिलिप लार्किन का जैसे एकदम क्वाइटली सो नहीं जाएगा। एंड फियर दैट मे बी दे वर बोर्न टू क्रूड। और ये फिलिप लार्किन का पोएम पढ़ के ये ब्लैक पोएट्स क्या सोच रहे हैं कि शायद हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही क्रूड पैदा हुए। क्रूड यानी वेरी इनसेंसिटिव, ठीक है, या फिर जिसमें बिल्कुल भी सोफिस्टिकेशन नहीं है, डिसेंसी नहीं है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्रूड, रफ, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, मर्विन बोल रहे हैं कि मे बी दे हुए, कि हो सकता है शायद वो थोड़ा क्रूड ही हुए हैं, उनको तो इंग्लिश सोफिस्टिकेशन जैसा परिवेश नहीं मिला, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है, वो तो जमैका और पूरा कैरिबियन आइलैंड को ऐसे छूस खाया है कि उसमें और कुछ बचा ही नहीं रखा। हर समय उसमें अत्याचार और भी सारा वायलेंस है। तो कैसे यहाँ पे कोई मतलब अंदाज़ा लगा सकता है, कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना वायलेंट परिवेश में बहुत सॉब्राइटी वाला पीपल बॉर्न होगा? इतना क्रूड परिवेश है तो क्रूड ही होगा। तो हो सकता है वो लोग क्रूड है, क्या आ गया उसमें? बट लेकिन इट वॉज ब्लडी रूड सीमिंग टू आस्क फॉर थिंग्स दैट डोंट बिलोंग आउट हेयर। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रूड है, ब्लडी रूड इन द सेंस एक्सेसिवली रूड, ये बहुत ही ज्यादा रूड है ये एक्सपेक्ट करना कि एक जगह से, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे सोब्राइटी बिलोंग नहीं करता है, सोफिस्टिकेशन नहीं है, उस जगह से तुम अगर आशा कर रहे हो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा, बहुत रिस्ट्रेन्ड, फिलिप लार्किन जैसा रिस्ट्रेन्ड स्टाइल होगा, बहुत ही संयमी तरीके से होगा, तो वैसा कंडीशन भी तो होना चाहिए ना। चारों तरफ वायलेंस है और वहाँ से तुम आशा कर रहे हो कि संयमी पोइट्री निकलेगा। क्यों आशा कर रहे हो? तुम्हारा गलत आशा है। Where sun shines hot and love is plentiful, जहां पे, मतलब ये जमैका का अपने बात कर रहे हैं, कैरिबियन आइलैंड का बात कर रहे हैं, जहां पे सन शाइन्स हॉट, वेयर सूरज बहुत तेजी से किरण देता है, गर्मी सच में वहां गर्म वेदर है, एंड लव इज प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल यानी बहुत ज्यादा, एबंडेंट, जहां पे चारों तरफ प्यार है, चारों तरफ सूरज का किरण है। अच्छा, सूरज एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। सूरज से क्या निकलता है? लाइट। लाइट इज अ सिंबल ऑफ होप, ठीक है। सन इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, इवन सन इज अ सिंबल ऑफ गॉड। तो
तो यहाँ पे एक तरीके से बताया जा रहा है जहाँ पे हर जगह डिविनिटी है, हर जगह लाइफ है, हर जगह एक होप है, ठीक है, हर तरफ कलर है, हर तरफ प्यार है, ऐसा एक वाइब्रेंट परिवेश है आपका जमाइका का, कैरिबियन आइलैंड का। तो यहाँ का पोएट्री भी, यहाँ का जो भी इंसान होंगे उनका भी इमोशन वैसे ही होगा। वो लोग तो एकदम बहुत संयमी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट, स्केयर्ड वैसे तो नहीं होंगे ना, वो लोग बोल्ड होंगे, वो लोग ब्रेव होंगे, अपनी बुलंद आवाज़ को आगे करने में वो लोग हिचकिचाएंगे नहीं। For to us standing here, a naked nation, bracing ourselves for blows। अब मरविन क्या बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, किस हालत में खड़े हैं? एक नेकेड नेशन, हम लोग के पास कोई कवरिंग्स नहीं है, हम लोग को अपना बदन ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, हम लोग को पास शर्म का, सोफिस्टिकेशन का, ठीक है, डिसेंसी का पर्दा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कॉलोनियलाइजर ने पूरा नंगा करके रखा है। उनका अत्याचार का वजह से हम लोग में आज कुछ बचा नहीं है। वी आर डिवास्टेटेड, ब्रेसिंग आवरसेल्व्स फॉर ब्लोज। ब्रेसिंग मतलब आपका गले लगा लेना, हम लोग गले लगा रहे हैं खुद को, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, किस चीज के लिए? ब्लोज, आघात के लिए, आगे कुछ और डेंजर आने वाला है, ठीक है। और जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब भी हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट होंगे? ऐसा नंगा हालत लेके, तो तब भी हम लोग को खुद को मैनेज करना है, चलाना है। तो बहुत सारा चैलेंजेस हम लोग के लिए वेट कर रहा है, हम लोग उस चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। What use is fearfulness and blind negation? तो जब ऐसे इतना चैलेंजिंग वे हम लोग को आगे बढ़ना है जिंदगी में, जब हम लोग को कोई सुकून है नहीं, इतना प्रतिकूलताएं हैं, तो हम लोगों के लिए डर किस काम में आएगा? हम लोग के लिए हर चीज को मना कर देना। ब्लाइंड यानी बहुत ही आपका एकदम मियागल, ठीक है, बहुत सामान्य सा, मामूली सा। निगेशन मतलब डिस्कार्ड कर देना, रिजेक्ट कर देना। ये जो लार्किन का आपका खूबी था कि हर चीज को से नो टू एवरीथिंग, याद है? नो टू, हर चीज को ना बोल देना, नॉट येट, सून। तो जो हर चीज से मुंह मोड़ने लेने का तरीका, ये हम लोग को कोई काम नहीं आएगा। हम लोग अगर मुंह मोड़ लेंगे, हम लोग अगर ना बोल देंगे, हम लोग अगर पीछे हट जाएंगे, तो हम लोगों का देश का भी जो परिस्थिति है वैसे में हम लोग नहीं चल सकेंगे। तो हम लोगों का जो सोशल स्टैंडिंग्स है, जो कल्चरल अवस्था है और हिस्टोरिकल अवस्था है, वो क्या डिमांड करता है कि आगे बढ़ो, बुलंद आवाज लेके आओ, लड़ो। हम लोगों के लिए फिलिप लार्किन कोई काम का नहीं है। What now if honesty should choose to say? क्या होगा अगर अभी ऑनेस्टी, आप बता रहे थे ना, सॉन्डर्स जो था वो बताया था ना कि फिलिप लार्किन का पोएट्री क्या है? क्वाइट ऑनेस्टी है। वही ऑनेस्टी को अब यहाँ पे खराब कर रहे हैं मॉरिस की, ठीक है। अगर उनका ऑनेस्टी है ना, तो हम लोगों का ऑनेस्टी उससे कहीं गुना ज्यादा है। क्या होगा अगर सचमुच का ऑनेस्टी अगर आए और बोले, इन ऑल दिस वर्ल्ड्स कंफ्यूजन that we are still too young for disillusion। अगर वही ऑनेस्टी आज खुद खड़ा होकर के बोले कि पूरा दुनिया आज कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन इन द सेंस कैओस, ठीक है, ये का वर्ल्ड वॉर का आसपास का सिचुएशन बताया जा रहा है, पूरा दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, तहस नहस मचा हुआ है, ध्वंस मचा हुआ है, और उसमें आकर के आज हम लोग, यानी जमाइका, यानी जो कैरिबियन आइलैंड्स है, जो इस माहौल में एकदम रिसेंटली वो लोग इंडिपेंडेंस मिला है, इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं डिसइल्यूशन के लिए? डिसइल्यूशंस इन द सेंस कि कोई चीज़ से आपका जो मोह है वो टूट जाना, कोई चीज़ से आप डिसइंटरेस्टेड हो जाना, आप समझ जाना, आपको कोई चीज़ लेके समझ जाना कि इसका मतलब ये बेकार का बस ऊपर ऊपर का दिखावा है, इसका नीचे और कुछ नहीं है। तो उसके लिए पहले तो इल्यूशन जरूरी है ना, पहले तो इल्यूशन में आना पड़ेगा, फिर तो डिसइल्यूशन होगा। तुम लोग फिलिप लार्किन और इंग्लिश पोएट्स जो है वो लोग डिसइल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग के पास सारा चीज आ गया है, वो लोग के पास शांति है, वो लोग के पास प्रॉस्पेरिटी है, वो लोग शांति से 200-300 साल जी चुके हैं, उसका बाद वो लोग को लग रहा है कि ये सब बेकार का चीज में कुछ नहीं रखा है। हम लोगों को तो अभी कुछ नहीं मिला, हम लोग से तो सारा चीज छीन लिया चुका है। अब तो हम लोग को लड़ने का समय है, सब चीज अटेन करने का समय है, गेन करने का समय है। अभी क्या हम लोग बहुत ज्यादा छोटे नहीं है कि अभी से डिसइल्यूशन हो जाए हर चीज के लिए, अभी से हर चीज को रिजेक्ट कर दे? इसका मतलब क्या कि वी शुड नॉट बी डिसइल्यूशन राइट नाउ, वी शुड नॉट टेक अप दैट apathetic मोड, द डिस्कार्डिंग टेंडेंसी दैट द मॉडर्न पोएट्स लाइक फिलिप लार्किन एंड डीजे एंड्राइट हैव। उन लोगों से हम लोग को सीखना नहीं है। हम लोग का अपने जो बल्जिंग पोएट्स है ना, उन लोग में जो ये गुस्सा है, ये जो इमोशंस है, ठीक है, ये जो बुलंद आवाज है, ये हम लोगों को अभी चाहिए सख्त हाथों में खड़ा होकर के
परिस्थिति संभालने के लिए। ओके, तो ये था पूरा पोएम जिसमें उन्होंने इंग्लिश माइंडसेट और कैरिबियन माइंडसेट को तुलना किया और कैरिबियन माइंडसेट और पोइट्री को काफ़ी आगे बढ़ाया है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनकरेजमेंट था ऑल द अपकमिंग कैरिबियन पोइट्स के लिए। ओके, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आने वाला है चैनल में, सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक्स।